2.3 में आपको इसमें बात की है अ नैरो पल्स। तो आप देखो पल्स की बात की है, ठीक है। तो हमें थोड़ा सा एक बार समझना चाहिए। तो हालांकि इसमें साउंड वेव की पल्स की बात करें यानी कि लॉन्गिट्यूडनल वेव की, लेकिन हम थोड़ा सा स्ट्रिंग से समझते हैं क्योंकि वो आपको दिखता है। अभी मैं जो आपको सुनाऊंगा वो तो आपको सुनेगा नहीं, ठीक है, कि पल्स क्या है। तो हालांकि अगर आपने स्पोर्ट्स ग्राउंड पे विसल की आवाज़ सुनी है तो, या एकदम कोई हॉर्न की आवाज़ आपने सुनी तो वो एक पल्स की तरह सी है। पर साउंड ट्रांसवर्स वेव में पल्स को समझना बहुत आसान है। तो मैंने आपको बताया था, एक तो पल्स ट्रेन होती है जिसको हम वेव ट्रेन भी बोलते हैं और वेव भी बोलते हैं। और वेव जो है वो वेवलेट से या पल्सेस से बनी होती है। लेकिन मान लो मैं इस फ्री एंड ऑफ द स्ट्रिंग को एक बार ऊपर की तरफ डिस्टर्ब करके इसके ऊपर पल्स बना दी और उसके बाद मैं इसको डिस्टर्ब करना बंद कर देता हूँ, तो इस तरीके से एक पल्स इसके ऊपर बन गई। मैं डाउनवर्ड गोइंग पल्स भी बना सकता हूँ। और मैंने आपको बताया भी था कि हम अलग अलग शेप की पल्सेस इमेजिन कर सकते हैं। तो अगर मैंने इस स्ट्रिंग के ऊपर ट्रायंगुलर पल्स बना दिए तो कई बार लोग सोच सकते हैं कि ऐसी पल्स हम कैसे बना सकते हैं, पर हम ऑन पेपर तो इमेजिन कर ही सकते हैं ऐसी पल्स, ठीक है। तो ये पल्सेस हैं। और अगर मान लो आपके पास इस तरीके की कोई सिचुएशन है कि आप बार बार स्ट्रिंग को वैसे ही डिस्टर्ब करते जा रहे हो, ठीक है, तो आप एक ही पैटर्न ऑफ, तो इसको हम पल्स ट्रेन या वेव ट्रेन या वेव बोल सकते हैं। ये वेव है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ वेव्स हमारी स्टडी से हमें क्या पता चला है, जिसको हम बोलते हैं हार्मोनिक पल्स। तो अगर आपने जो पल्स की शेप है, ठीक है, तो अगर मैं ऐसे बनाता हूँ तो इसको हम रेक्टेंगुलर पल्स बोलते हैं। कंप्यूटर की स्टडी में ही आती है। हालांकि कंप्यूटर में धागे पे पल्स नहीं बनाते। कैसे बनाते हैं, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है या वोल्टेज अचानक से बढ़ती है, वोल्टेज 0 है और अचानक से बढ़ गई, या -2 है और अचानक से बढ़ के 6 पे चली गई, ऐसे कुछ। ये मैं बहुत हाई वोल्टेज बात कर रहा हूँ। तो अब इमेजिन करो कि एक हार्मोनिक पल्स हम स्ट्रिंग पे बनाएं। तो मान लो ये आपका अनडिस्टर्ब स्टेट ऑफ द स्ट्रिंग है। अगर आपने इस पे एक हार्मोनिक पल्स बनाई और वो हार्मोनिक पल्स आगे जा रही है तो स्ट्रिंग यहाँ पर ऐसे कुछ हो गया, ये हार्मोनिक पल्स है, ठीक है। दिस इज अ पल्स ऑफ हार्मोनिक पल्स, दिस इज अ पल्स ऑफ हार्मोनिक शेप। हार्मोनिक पल्स के बारे में तो पता चल ही गया। अब हार्मोनिक वेव कैसी होती है वो आपको ऑलरेडी मालूम है। तो अगर मैं ऐसे थोड़ा सा स्ट्रिंग बना लेता हूँ और सपोज आप जब स्ट्रिंग के ऊपर बहुत सारे हार्मोनिक वेवलेट्स सोर्स से भेज देते हो, तो मतलब ये आपके पास लगातार ऐसे कुछ, यहाँ पे ये हार्मोनिक वेव है, थोड़ा सा ये डिस्टॉर्टेड लग रही है, इसको हम और भी बेटर बना सकते हैं। तो सपोज आपके पास लॉन्ग स्ट्रिंग है और वो आगे भी चल रहा है, तो ये आपके पास एक हार्मोनिक वेव अब मैंने दिखाई है इसके ऊपर, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी वेवलेट्स हैं। तो जो आपकी हार्मोनिक वेव होती है उसकी एक वेल डिफाइंड फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है, इट हैज़ अ सर्टेन फ्रीक्वेंसी। और ये आपके पास इसकी वेवलेंथ है और इसकी कुछ वेव स्पीड भी होगी। तो एक सिंगल हार्मोनिक वेव की एक वेल डिफाइंड फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। अब अगर हम इस पल्स को देखें तो इसमें ये क्लियर नहीं है कि ये आपके पास किसी हार्मोनिक, अब जैसे अगर मैं सिर्फ इतने से पार्ट को देखूं तो ये भी एक पल्स बन सकती है और इसकी जो शेप है वो भी हार्मोनिक है, लेकिन ये पूरी हार्मोनिक पल्स नहीं है, ठीक है। तो हम ऐसे एक वेव इमेजिन कर सकते हैं, ये हार्मोनिक, और इसको हम ना अगर इंक्लूड करें तो ये भी हार्मोनिक हो सकती है, ठीक है। तो अब जो मैं पल्सेस बना रहा हूँ तो वो क्या है, वो आपके पास हार्मोनिक है, ठीक है। लेकिन ये अब देखो ये कंप्लीटली हार्मोनिक नहीं है। इसके अंदर एक ये इसकी जैसी शेप है और एक ये फ्लैट है, ये ऐसी शेप है और ये फ्लैट है, ठीक है। लेकिन ये वाली जो शेप है ये ऐसी भी है कि नहीं, इसके बारे में हमें कुछ नहीं मालूम। समझ में आ रहा है आपको? अब ये शेप तो डेफिनेटली ऐसी नहीं है और ये भी डेफिनेटली ऐसी नहीं है। तो इसके अंदर हम इसको एक पल्स मान सकते हैं कि दिस इज वन पल्स, इसको हम एक दूसरी पल्स मान सकते हैं। जैसे इसमें ये एक पल्स थी, ठीक है, और इसमें ये एक पल्स है, तो ये आइडेंटिकल पल्सेस हैं। इसमें भी अगर आइडेंटिकल पल्सेस हैं, दिख रहा है आपको, तो ये वेव ट्रेन है। तो अब इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि कोई भी जो आपका एक ऐसी वेव होती है जो कि हार्मोनिक नहीं है, क्योंकि ये तो डेफिनेटली हार्मोनिक नहीं है। मान लो ये भी हार्मोनिक नहीं है, ये शेप अपवर्ड गोइंग तो है पर ये ऐसी शेप नहीं है। और ये भी परफेक्टली हम इसको बोल सकते हैं कि ये भी हार्मोनिक नहीं है, बस ये पीरियोडिक है, ठीक है। तो हम पीरियोडिक वेव्स के बारे में एक इंटरेस्टिंग चीज़ सीख सकते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। वेव पीरियोडिक होनी चाहिए, जैसे ये, ठीक है, ये या ये तो हार्मोनिक ही हो गया, ये और ये, और ऐसी वेव्स के बारे में मैं आपको कुछ बता रहा हूँ। ये डिस्कशन करने के लिए मैं इसको भी एक वेव बना देता हूँ, क्योंकि अभी तो ये वेवलेट ही है। तो आइडेंटिकल पल्सेस, तो आइडेंटिकल पल्सेस हैं ये, सपोज कुछ भी एक इंटरवल है और यहाँ भी मैं उतना इंटरवल दिखा देता हूँ। तो हम इसमें इसको एक पल्स मान सकते हैं, इसको दूसरी पल्स मान सकते हैं, और ऐसे ही एक और पल्स है। तो ये भी वेव है, ये भी वेव है, ये भी वेव है। ये सारे पीरियोडिक फंक्शंस हैं, ठीक है, पीरियोडिक, जिसमें एक ही बेसिक शेप बार बार आ रही है, ठीक है। तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग थ्योरम है जिसको हम बोलते हैं फूरियर थ्योरम, जो पहले भी हम बच्चों को बताते हैं, ऐसा नहीं कि आप ही को बता रहे हैं, हमेशा हम इसको करते हैं। तो इसके बारे में आप पढ़ सकते हो। तो फूरियर थ्योरम ये कहते हैं कि अगर आपके पास कोई भी पीरियोडिक शेप है, चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो, ठीक है, इसमें
इसमें भी आप चाहो तो इसको एक पल्स मान सकते हो। फिर ये आइडेंटिकल एक और पल्स है। हर पीरियोडिक पल्स को हम वी कैन एक्सप्रेस इट एज अ सम ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइनसॉइडल्स। तो रफली, या आप एक कहो कि ऊपर ऊपर से हम इस थ्योरम को ऐसे देख सकते हैं कि इसको हम मान सकते हैं कि ये बहुत सारे, मतलब अगर इसको मैं मानता हूँ, सपोज मैं ऐसे कहता हूँ कि ये एक फंक्शन ऑफ t है मान लो, ठीक है, या कोई भी फंक्शन ऑफ x भी ले सकते हैं। अगर आप इसको एज अ फंक्शन ऑफ x लेना चाहते हो, इसको x एक्सिस मानना चाहते हो, तो एनी पीरियोडिक फंक्शन ऑफ x, ठीक है, इट कैन बी रिटन एज अ सम ऑफ, यहाँ पे a0 आएगा और यहाँ पे हम लिखते हैं सिग्मा, और यहाँ पे आता है इसके अंदर हमारे पास कोफिशिएंट्स आते हैं, ऐसे लिख देते हैं, कई बार ऐसे लिख देते हैं an sin n ओमेगा t प्लस bn cos n ओमेगा t, ठीक है। यहाँ पे x का फंक्शन है तो मैं x ले लेते हैं, ठीक है, ये x। तो ये तो साइनसॉइडल नहीं है, या आप ये कह सकते हो कि इसमें साइन के साथ ओमेगा 0 है, a0 साइन ओमेगा की वैल्यू इसमें 0 ले लो, a0 साइन 0, इसको हम ये मान सकते हैं, a0 साइन π/2 मान सकते हैं ना, क्योंकि साइन π/2 1 हो गया, ये तो एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो ये बेसिकली क्या कह रही है कि इस, मान लो ये फंक्शन ऑफ x है, तो इस फंक्शन ऑफ x को हम एज अ फंक्शन ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइनसॉइडल्स मान सकते हैं। इसमें ध्यान से देखो, an और bn कोफिशिएंट्स हैं, तो दे आर लाइक एम्पलीट्यूड्स, और ओमेगा इसमें फ्रीक्वेंसी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अब ये अगर मैं n की वैल्यू 1 लूंगा तो ये फ्रीक्वेंसी आएगी ओमेगा, n की वैल्यू मैं 2 लूंगा तो ये फ्रीक्वेंसी आएगी 2 ओमेगा, ऐसी। अब हाउ टू डिटरमिन, अगर मैं इस सिग्नल को इस फॉर्म में लिख रहा हूँ, तो हाउ टू डिटरमिन के इसमें an bn कितने आएंगे, तो मैं आपको अभी समझाता हूँ इसके बारे में, पहले मैं इसको लिख देता हूँ ऐसे। पीरियोडिक फंक्शन को हम इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, और फूरियर थ्योरम को इस फंक्शन के ऊपर यूज करने का मतलब है कि इनकी वैल्यूज निकालो कोफिशिएंट्स की, ठीक है। तो बेसिकली अगर आप ध्यान से देख रहे हो, दिस पीरियोडिक फंक्शन और दिस इट कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म। इसमें कई जगह पे आपके पास an और bn 0 भी आ सकते हैं, ठीक है। तो यू कैन राइट एनी पीरियोडिक फंक्शन एज अ सम ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ सच वेवलेंथ्स, सच साइनसॉइडल्स, मतलब इसको हम ऐसी ऐसी वेव्स का सम मान सकते हैं। वी कैन रिगार्ड दिस वेव एज अ सम, वी कैन रिगार्ड दिस वेव एज अ सम ऑफ दीज वेव्स। लेकिन आप देखो इसमें अलग अलग फ्रीक्वेंसीज हैं, तो आप जब इसको एज अ सम ऑफ सच वेव्स लिखते हो, ऐसी इनफाइनाइट वेव्स को ऐड करके ये फॉर्म आ जाएगी। देखो इनफाइनाइट, अगर आप 4-5 वेवलेंथ्स, अगर आप 4-5 साइनसॉइडल्स को ऐड करोगे तो अप्रोक्सीमेटली ये शेप आ जाएगी, ठीक है। और जब आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइनसॉइडल्स को ऐड करोगे, इस तरीके की इनफाइनाइट नंबर, और जो इन साइनसॉइडल्स को आप करोगे ऐड, उनकी फ्रीक्वेंसी सेम नहीं होंगी, तो दिस कैन बी रिगार्डेड एज अ मिक्सचर ऑफ many, or you can say maybe infinite number of sinusoidal frequencies। तो कोई भी periodic waveform, फूरियर थ्योरम ये कहती है कि किसी भी periodic waveform को हम बहुत सारी, या strictly speaking infinite number of sinusoidals का सम मान सकते हैं। और जो frequencies, अब जिसमें इसको जब हम इस वे से लिख सकते हैं, सुपरपोजिशन ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइनसॉइडल्स, तो उसमें an bn जहां पे 0 हो गए, तो इसका मतलब इस सिग्नल में वो फ्रीक्वेंसी एब्सेंट है। अदरवाइज जो भी an bn की फाइनाइट वैल्यूज, नॉन जीरो वैल्यूज आएंगी, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि इस सिग्नल में वो फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट है। तो इसके अंदर बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज हैं, दिस इज अ सम ऑफ मेनी फ्रीक्वेंसीज, बट दिस इज अ सिंगल फ्रीक्वेंसी। अ प्योर साइनसॉइडल इज अ सिंगल फ्रीक्वेंसी, बट एनी पीरियोडिक फंक्शन लाइक दिस और ऑफ दिस शेप, और दिस शेप जो कि पीरियोडिक है, इट कैन बी रिगार्डेड एज अ सम ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइनसॉइडल्स। बेटा ये एग्जांपल आप देखो, अब ध्यान से देखना इसमें हम कौन सी साइनसॉइडल्स को ऐड कर रहे हैं। एक ये साइनसॉइडल है कैरेक्टराइज्ड बाय अ सर्टेन फ्रीक्वेंसी, और एक ये जो ब्लू वाली है, ये एक साइनसॉइडल है। दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम नहीं है, इसका टाइम पीरियड ज़्यादा है तो इसकी फ्रीक्वेंसी कम है, और आप देखो इनके एम्पलीट्यूड्स भी अलग हैं। तो एम्पलीट्यूड्स ये कोफिशिएंट्स हैं जो उसमें हमने फूरियर थ्योरम में लिखे थे, ठीक है। तो व्हेन वी अप्लाई द फूरियर थ्योरम टू अ पीरियोडिक फंक्शन, तो उसके जो कंपोनेंट साइनसॉइडल फ्रीक्वेंसीज हैं वो हमें मिल जाती हैं। और यूजली तो इनफाइनाइट साइनसॉइडल्स हैं, लेकिन हमारे पास कुछ, हमें यूजली 4-5 साइनसॉइडल्स ही निकालने होते हैं। तो मैं आपको एग्जांपल देता हूं। तो बेसिकली अगर इस ब्लू और ग्रीन को सुपरपोज करें, सुपरपोज मतलब इनको ऐड करें, y1 प्लस y2 जो यहाँ पे किया हुआ, तो जो रिजल्टेंट वेव आती है वो ये आती है, ठीक है। तो ये किसी पीरियोडिक फंक्शन के कंपोनेंट फ्रीक्वेंसीज हैं, ये ब्लू और ग्रीन वाली, ठीक है। कौन सी पीरियोडिक मैं अभी आपको नहीं बताता, अब आपको पता चलेगा। तो अगर जिस पीरियोडिक फंक्शन की हमने कंपोनेंट फ्रीक्वेंसीज फूरियर थ्योरम से निकाली थी, अगर हम उसके 25 साइनसॉइडल्स को ऐड करते हैं, 25 साइनसॉइडल्स को, तो ये देखो सम ऑफ 25 साइनसॉइड्स, ठीक है, तो हमारे पास
ये चीज बनती है, मतलब 25 फ्रीक्वेंसीज को सुपरपोज करने के बाद ये सिग्नल आया। तो आपको ये क्या लग रहा है, इसको हम बोलते हैं स्क्वायर वेव, ठीक है। तो ये साइनसॉइडल नहीं है। तो इसके अंदर अब इसमें n को अगर आप 0 1 2 3 ऐसे लोगे, ये कोफिशिएंट्स हैं, तो आपके पास कंपोनेंट फ्रीक्वेंसीज आएंगी, इसकी कंपोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो स्क्वायर वेव में इस तरीके के सिग्नल में ये साइनसॉइडल नहीं है, तो इसमें कौन सी कंपोनेंट फ्रीक्वेंसीज हैं, इनफाइनाइट होती है। लेकिन अगर हम कंप्यूटर से 25 को ऐड करें तो इस तरीके की शेप बन जाती है, तो बन गई ना स्क्वायर वेव। तो मतलब फूरियर थ्योरम अप्लाई करके हम किसी भी पीरियोडिक वेवफॉर्म को जनरेट कर सकते हैं, ये आपको समझना है। तो जो आपकी नैरो पल्स है, अभी हम इसमें चाहें तो इसको प्रेशर एम्पलीट्यूड मान लें, ठीक है, चाहे हम इसको एक स्ट्रिंग के ऊपर वेव पल्स मान लें। लेकिन अगर मैंने ऐसे नैरो पल्स बना ली तो इसकी कोई कंट्रोल नहीं है हमारे ऊपर कि ये हमारा जो है ये कैसी शेप है ना, मतलब ये साइनसॉइडल का पार्ट है या नहीं, ये मैं बता नहीं पहले तो। लेकिन अब इसको ऐसे व्यू करो, तो सपोज ये पल्स है और ये इस पॉइंट में से क्रॉस करेगी, तो क्या इसको हम एक डेफिनेट फ्रीक्वेंसी मान सकते हैं? पहली बात तो ये साइनसॉइडल वेव नहीं है, तो इसको डेफिनेट फ्रीक्वेंसी हम मान ही नहीं सकते। और ये तो एक सिंगल पल्स है, ये पल्स जब इस पॉइंट में से क्रॉस कर जाएगी तो ये ऐसे कुछ सिचुएशन आ जाएगी, ठीक है। तो ये पल्स इस पॉइंट में से क्रॉस होगी, तो जब तक ये एक ही पल्स है तो हम इसके साथ इसको हम कोई भी इसको हम फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ इसके साथ एसोसिएट नहीं कर पाएंगे। तो अब अगर हम ऐसे देखें इसको, ठीक है, मान लीजिए कि अब इस पॉइंट में से ऐसी ऐसी एक के बाद एक पल्सेस क्रॉस होंगी, तो एक पल्स ये क्रॉस होगी, एक पल्स ये क्रॉस होगी, तो ये आइडेंटिकल पल्सेस हैं, एक पल्स ये क्रॉस होगी, तो ये अब पल्स ट्रेन बन गई। तो क्या अब हम ये बोल सकते हैं कि ये जो पल्सेस, तो हम काउंट कर सकते हैं, यहाँ खड़े होकर हम काउंट कर सकते हैं कि कितनी पल्सेस पर सेकंड हमारे में से क्रॉस कर रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे खड़े होकर मान लीजिए एक सेकंड में मान लीजिए ये और ये तीन पल्सेस इस पॉइंट में से क्रॉस होंगी, तो हमें लगता है कि हमें बोल देना चाहिए क्योंकि 3 पल्सेस पर सेकंड क्रॉस कर रही हैं, तो इस वेव की फ्रीक्वेंसी 3 हर्ट्ज है। लेकिन ये आप देखो, ये जो हम जिस टर्म्स में हम बात करते हैं वो हम फूरियर थ्योरम के टर्म्स में बात करते हैं, मतलब ये एक पीरियोडिक सिग्नल तो है पर ये प्योर साइनसॉइडल नहीं है, तो इसके साथ हम एक सिंगल फ्रीक्वेंसी एसोसिएट नहीं कर पाएंगे। इवन व्हेन इट बिकम्स अ वेव ट्रेन, वी कैन नॉट एसोसिएट अ सिंगल फ्रीक्वेंसी विद दिस wave, तो it can be regarded as a sum of infinite number of sinusoidals। तो इसके अंदर infinite number of frequencies को हमने ऐड किया हुआ है, तब ये periodic signal हमारे पास जनरेट हुआ। तो एक सिंगल फ्रीक्वेंसी इसके साथ हम तब भी एसोसिएट नहीं कर सकते, ठीक है। और जो वेव्स के पैरामीटर्स हैं, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, तो वो सेंसिबल नहीं है जिस फूरियर लैंग्वेज की, फूरियर थ्योरम की लैंग्वेज में हम इसके साथ एक सिंगल वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी एसोसिएट नहीं कर पाएंगे। हाँ, हम स्पीड एसोसिएट कर सकते हैं कि ये वाला पॉइंट कितनी स्पीड से जा रहा है और इस डिस्टेंस d को कवर करने में उसे जितना टाइम लगेगा, तो फिर हम वेव स्पीड बोल सकते हैं। और एक और चीज, अगर ये मीडियम होमोजेनस है, ठीक है, अब देखो इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज है जो हम पहले वाले क्वेश्चन में के साथ भी समझ सकते हैं। आपका 15.19 ई का जो पार्ट है उसको भी हम यहीं से पिकअप करके समझने की कोशिश कर सकते हैं। अब चाहे आप ये वाली पल्स को ले लो, चाहे आप ऐसी ऐसी पल्स की ये वेव ट्रेन ले लो या पल्स ट्रेन ले लो, ठीक है, और हम इसको एक पल्स मान सकते हैं, ठीक है। जो पर्सन यहाँ पे या ऑब्जर्वर यहाँ पर है या इस पॉइंट से स्ट्रिंग के ऐसी ऐसी पल्सेस क्रॉस हो रही है, हालांकि हम बात स्ट्रिंग के लिए कर रहे हैं, पर ऑल दीज आइडियाज अप्लाई टू साउंड वेव्स आल्सो, ठीक है। तो ये आप ध्यान से देख लेना। तो अब हमें क्या समझना है कि बेसिकली इसके अंदर बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज का सम है, ठीक है। इट इज अ सम ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज। अब जितनी भी अलग अलग फ्रीक्वेंसीज होंगी, ठीक है, तो वो सब इस स्ट्रिंग के ऊपर अलग स्पीड से प्रोपेगेट करेंगे, दे विल ऑल प्रोपेगेट विद डिफरेंट स्पीड, ठीक है। तो जब अलग अलग फ्रीक्वेंसीज अलग अलग, अब इसी को आप इमेजिन कर लो, इससे समझना आसान है। इसमें हम ये मान सकते हैं कि ये और ये तो एक ही जैसे है ना, तो मतलब दिस कैन बी रिगार्डेड एज a sum of many frequencies, ठीक है, अगर हम सिर्फ इतने से पार्ट को देखें, ठीक है। तो बेसिकली या इसको इमेजिन कर लो, तो दोनों में जो बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज हैं, सब फ्रीक्वेंसीज इस स्ट्रिंग के ऊपर अलग अलग स्पीड से प्रोपेगेट करेंगी। डिस्पर्सिव मीडियम क्या होता है? डिस्पर्सिव मीडियम एक ऐसा मीडियम है जिसमें अलग अलग फ्रीक्वेंसीज अलग अलग स्पीड से चलती हैं। अब इसके एक कंपोनेंट, मान लो एक साइनसॉइडल जो कंपोनेंट इसमें था वो एक स्पीड से चल रहा है, और दूसरा साइनसॉइडल कंपोनेंट जो इसमें था, मान लो ये, वो किसी अलग स्पीड से चल रहा है। तो जो इसके कंपोनेंट फ्रीक्वेंसी वो सब अलग अलग हो जाएंगी, स्पेस में डिलोकलाइज्ड हो जाएंगी, अलग अलग जगह पे पहुंच जाएंगी। तो जब ये पल्स या ये वेव ट्रेन डिस्पर्सिव मीडियम में प्रोपेगेट करती है, ठीक है, तो अलग अलग फ्रीक्वेंसीज अलग अलग स्पीड से ट्रैवल करने की वजह से जो ओरिजिनल पल्स है उसकी शेप डिस्टॉर्ट हो जाएगी। ये आइडिया साउंड वेव के लिए भी अप्लाई करते हैं। और डिस्पर्सिव मीडियम की टॉप में आपको भेज चुका हूँ। डिस्पर्सिव मीडियम मींस अ मीडियम इन विच डिफरेंट वेव्स
different frequencies travel with different speeds in the medium. अब एक और इंटरेस्टिंग चीज है, देखो अगर मान लो हमारे पास एक साइनसॉइडल वेव पल्स है, ठीक है, साइनसॉइडल वेव पल्स लगा लो या साइनसॉइडल वेव लगा लो, हमारे पास एक साइनसॉइडल वेव है और ये एक यूनिफॉर्म स्ट्रिंग में मूव कर रही है, यूनिफॉर्म स्ट्रिंग में मूव कर रही है, तो क्या इसकी डिस्पर्जन होगी? तो इसकी डिस्पर्जन नहीं होगी क्योंकि एक सिंगल फ्रीक्वेंसी है और ये एक पर्टिकुलर स्पीड से प्रोपेगेट करेगी, ठीक है। लेकिन अगर मान लो ये स्ट्रिंग नॉन यूनिफॉर्म हो जाए तो फिर से क्या होगा, अलग अलग पार्ट्स में स्ट्रिंग के अलग अलग पार्ट्स में अगर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है तो स्पीड ऑफ द वेव ऑन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द स्ट्रिंग वो अलग आएगी, क्योंकि हम जानते हैं कि स्पीड ऑफ द वेव जो आपका स्ट्रिंग है उसके इलास्टिक मॉडुलस और उसकी मास पर यूनिट लेंथ पे डिपेंड करता है। तो अगर स्ट्रिंग नॉन यूनिफॉर्म है तो एक ही वेव के जो अलग अलग हिस्से हैं, ये हिस्सा और ये हिस्सा, उसकी स्पीड अलग आएगी, तो ये भी हार्मोनिक वेव भी एक नॉन यूनिफॉर्म स्पीड पे मतलब डिस्टॉर्ट हो जाएगी। तो डिस्पर्सिव मीडियम क्या होता है वो समझने के लिए सिर्फ एक हम डेफिनेशन लिख सकते हैं। तो ऐसे हम बोल सकते हैं कि किसी भी वेव के ट्रांसमिशन में, जैसे कि कई बार हम लाइट वेव्स के लिए बात करते हैं, कई बार हम ट्रांसवर्स मटेरियल वेव्स के लिए बात कर सकते हैं, कई बार हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स या साउंड वेव्स के लिए बात कर सकते हैं। तो कोई भी मीडियम डिस्पर्सिव मीडियम तब होता है जब उस मीडियम में अलग अलग फ्रीक्वेंसीज की वेव्स, ठीक है, वेव्स ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, दे मूव विद डिफरेंट स्पीड्स, ठीक है। अगर डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज की वेव्स अलग स्पीड पे चले तो इसका एग्जांपल सबसे अच्छा हम जो 10th में प्रिज्म से लाइट की रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ते हैं। ये सपोज एक बीम ऑफ वाइट लाइट ले लेते हैं या सनलाइट ले लेते हैं, तो सबको मालूम है कि जो सनलाइट है इट इज़ अ एडमिक्सचर ऑफ मेनी डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, उसमें बहुत सारी अलग अलग फ्रीक्वेंसीज हैं। उसके अंदर जो वेवलेंथ्स हैं वैक्यूम में, रेड कलर की वेवलेंथ क्लोज टू 700 नैनोमीटर्स होती है और जो ब्लू या वॉयलेट एंड जिसको हम बोलते हैं, वॉयलेट एंड की वेवलेंथ 400 नैनोमीटर्स के रफली अराउंड होती है। तो जो वाइट लाइट में, ठीक है, इतनी वेवलेंथ रेंज में अलग अलग वेवलेंथ लाई करती हैं और इन सब वेवलेंथ की जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो भी अलग अलग आएंगी। आपको मालूम है ये जो फॉर्मूला है, ठीक है, तो इससे हम इस वेवलेंथ की फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं स्पीड ऑफ द लाइट वैक्यूम में हम 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड अप्रॉक्सीमेटली लेकर। तो आपको मालूम है कि ये जो सब अलग अलग कलर्स हैं, जो आपकी वाइट लाइट है उसके सब कलर्स अलग हो जाते हैं ना ग्लास में, क्योंकि ग्लास इज अ डिस्पर्सिव मीडियम। ग्लास में सब कलर्स अलग स्पीड से चलते हैं और अलग स्पीड से कैसे चलते हैं उसके बारे में ज़्यादा हमने 10th में पढ़ा या 12th में पढ़ेंगे, लेकिन ग्लास डिस्पर्स कर रहा है, डिस्पर्जन कर रहा है, क्योंकि सब फ्रीक्वेंसी, सब वेवलेंथ्स अलग स्पीड से ग्लास में चल रही हैं। एयर में तो रफली उनकी स्पीड सब कलर की सेम थी, तो एयर में ये व्हाइट लाइट से अलग अलग कलर्स नहीं निकले। ग्लास में क्यों निकले? क्योंकि ग्लास में सब कलर्स अलग स्पीड से चल रहे हैं और ये स्पेक्ट्रम जो बनता है, तो ग्लास इज अ डिस्पर्सिव मीडियम फॉर लाइट। ऐसी साउंड वेव के लिए डिस्पर्सिव मीडियम मतलब अगर साउंड उसमें साउंड की अलग अलग फ्रीक्वेंसी उसमें अलग स्पीड से अगर चलती हैं तो, ठीक है, ऐसी दूसरी वेव्स के लिए भी हम आर्ग्यू कर सकते हैं।